जी करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है आपके पास 3 कंस्ट्रेंट फंक्शन है और उसने कहा, अच्छा उसने ये पूछा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कॉर्नर पॉइंट्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आज का लेक्चर है हमारा, ठीक है, ये आज मैंने आपको सिखाना है। मैंने समझा था शायद कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने, नहीं, उन कॉर्नर पॉइंट में ऑप्टिमल क्या है वो बताया हुआ है, ये बाद में देखेंगे। दोनों थे, ठीक है, ये अभी करने लगे। बाकी हो गए। चलो अभी जो भी क्वेश्चन है ना, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर जो जो पॉइंट्स होंगे अब सीक्वेंस से वैसे भी हमने क्वेश्चन करना शुरू कर देने। तो बिस्मिल्लाह करें जनाब कि हमारे पास ना ओरिजिनली डाटा किस तरह से होता है और हम लीनियर प्रोग्राम या लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहे। लीनियर का लफ्जी मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अब खामोशी सर, लीनियर का लफ्जी मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है समथिंग प्लान्ड, प्लानिंग। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहां पर एक जगह से सेल फोन लेने जाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जी एक दुकान पे जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी मुझे सेल फोन खरीदना है। वो सेल फोन बाद में बताएगा कि मेरे पास ये सेल फोन है, मेरे पास ये सेल फोन है। वो पहले पूछेगा आपकी रेंज। आप कहोगे जी मेरे पास 50,000 की रेंज तक फोन चाहिए। अब उसके पास जो फोन पड़े होंगे ना, वो एक लाइन लगा देगा, ये जो ऊपर वाले फोन है ये इसकी फिजिबिलिटी के अंदर नहीं आते, 60, 70, 90, वो एक लाइन लगा देगा। अब उसके नीचे आपको ऑप्शन देगा, भाई ये 50,000 का मोबाइल है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये 45 का है, इसमें ये फीचर्स हैं, और उसमें आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। वो आपको ऑप्शन देगा, वो जो ऑप्शन दे रहा है दैट इज फिजिबिलिटी, दैट इज फिजिबिलिटी। जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ इस तरह से सवाल हल करने के साथ ये एक शेडेड रीजन बनाते हो, इसका एक और नाम भी तो है फिजिबल रीजन। इसका मतलब है जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से ये काम हो सकता है। जो शेडेड एरिया है उसमें इतना काम हो सकता है, इसके बाहर जो वाइट एरिया है वो पॉसिबल ही नहीं, वो नॉट फिजिबल है। मतलब क्या है, अगर मैं सादा एग्जांपल ये मोबाइल वाली दूं, उनमें कोई मोबाइल 70,000 का है, कोई मोबाइल 80,000 का है, कोई 90,000 का है। आप जो खरीदना चाहते हो ना, जो आपका बजट है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो इसके अंदर है। अब इसके पास आपके पास ऑप्शंस होती हैं। बेस्ट ऑप्शंस कहां पर हैं? या आप ये डिसीजन लो, जहां मैंने रेड स्पॉट बना रहा हूं, ये ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसके अंदर भी है, यहां जितना भी एरिया शेड हो रहा है, ये जितना भी जो अब मैं ये यहां पर भी फिजिबिलिटी है, लेकिन यहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं, ऑप्टिमम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहां पर है? एंड पे, कॉर्नर। कहते यहां तक आप कमा सकते हो, इसके बाहर तो फिजिबल ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, अब कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम, मैं सिखाकर समझा कर करूंगा। अज्यूम करते हैं, एक सादा क्वेश्चन करवाता हूं। पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्या चीज है मैं ये बता दूं आपको। कुछ हमारे पास फंक्शन होगा क्वेश्चन के अंदर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पता है किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब है जब भी प्रॉफिट का जिक्र होगा, वो मैक्सिमाइजेशन के लिए हम फाइंड करेंगे और इसको मैक्सिमम करना हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अगर कॉस्ट की बात होगी तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा? क्या ऐसा हो सकता है कोई बिजनेसमैन जिसको ऑब्जेक्टिव हो कॉस्ट मैक्सिमाइज करना? अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो कॉस्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो आप।
और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। प्रॉफिट को मिनिमाइज करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैक्सिमम करना चाहते हो तो 2-4 लोगों को खाना खिला दो, कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्शन, अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन करना है तो बताओ मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव होगा या मिनिमम? मैक्सिमाइज। अगर मैं सेल की बात करूं, सेल या इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्सिमाइज। अच्छा, आप प्रॉफिट का फार्मूला किसी को आता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस, ये पता है? प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल माइनस। याद करना पड़ता है या पता रहता है? वैसे ये पता है। अच्छा, जो प्रॉफिट है ना, आपके पास जो कॉस्ट होती है ना, वो 2 तरह की होती है, दोनों ही माइनस हो रही होती है। वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, और वो जो टोटल कॉस्ट है ना, वो क्या है? फिक्स्ड। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो मैंने नजर आया है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट बोलते हैं। सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। अगर किसी कंपनी के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही हो, बताओ वो मैक्सिमम के लिए ऑब्जेक्टिव बनाएगा या मिनिमम का? कंट्रीब्यूशन को वो मैक्सिमम करना चाहेगा या मिनिमम? तो ये भी प्रॉफिट ही है, ये भी एक सम टाइप ऑफ, क्योंकि टोटल कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन, तो है तो ये भी प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, असल प्रॉफिट तो है यही। और फिक्स कॉस्ट तो कम या ज्यादा होना ही नहीं ना, असल तो इसने कम या ज्यादा होना है। तो कंट्रीब्यूशन का भी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करेगा? मैक्सिमम। तो याद रखें, अगर हमारी कॉस्ट होगी तो उसको हम मिनिमम ऑब्जेक्टिव होगा, और अगर प्रोडक्शन होगी, प्रॉफिट होगा, सेल हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो किस मकसद के लिए होगा? ज्यादा से ज्यादा हो। और लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी हेल्प करेगा किस लेवल पे ज्यादा से ज्यादा होगा। अब एक अजम्पशन लेता हूं, ये बात समझ लगी? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट थोड़ा सा एक आइडिया लें जरा। मैं कहता हूं, ये थोड़ी सी चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जस्ट रैंडमली बताई थी, आज सवाल भी वही है। हमारे पास कुछ मटेरियल है और कुछ लेबर है। कुछ मटेरियल है, कुछ लेबर है। अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मेरे पास टोटल 400 kg अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 400 kg। और अगर मैं लेबर की बात करूं तो मेरे पास 150 आवर्स अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि जो भी मैं बनाऊंगा इन 400 kg को देखकर ही बनाऊंगा, और 150 घंटा लेबर को बनाऊंगा। अब मुझे पता चला कि मेरे पास 2 ऑप्शंस है। अगर एक चीज हो ना तो फिर जरूरत नहीं होती, 2 ऑप्शंस होती हैं। मेरे पास ऑप्शंस है कि मैंने टेबल भी बनाने हैं और चेयर्स भी बनानी है। टेबल को बनाने के लिए मटेरियल जो चाहिए, टेबल को बनाने के लिए मटेरियल जो चाहिए वो चाहिए 4 kg पर टेबल, और चेयर बनाने के लिए चाहिए 1 kg पर चेयर। मटेरियल कितना चाहिए टेबल बनाने के लिए? 4 kg। और चेयर के लिए कितना चाहिए? 1 kg। अगर हम आवर्स की बात करें, 2 घंटे लगते हैं जनाब एक टेबल बनाने के लिए, और 5 घंटे लगते हैं जनाब एक चेयर बनाने के लिए। यहां तक ये अभी सवाल मैं बता रहा हूं, ये पहेली है। अब
मैं आपसे यह पूछता हूं कि 400 केजी के अंदर आप कितनी एक टेबल बना लोगे और कितनी एक चेयर्स बना लोगे? अभी तो ये आप ऑब्जेक्ट डिमांड तो है ही नहीं ना, अभी तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप 400 केजी के अंदर, अब आपको ना सारी कुछ हो तो नहीं रहा, किसी को अगर नींद आ रही हो उसी हिसाब से फिर काम करते हैं ना। अगर आपको नींद आ रही तो मैं सवाल पे कहानियां नहीं सुनाता, ठीक है ना? तो अगर जाग रहे हो तो फिर कहानियां, ठीक है? जो सारे सवाल हम करते हैं ना, पुट x इज इक्वल टू 0 फलाना आ गया, आपको ऐसे लगता था कि ये क्या है? अब बताऊंगा कि ये असल में हो क्या रहा होता है, हकीकत क्या है जी। 150 घंटा है आपके पास, वो कहता है जी इन घंटों से कितनी एक चेयर्स बन सकती हैं और कितने एक टेबल बन सकते हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते होते हैं, उसको बोलते होते हैं कंस्ट्रेंट फंक्शन। कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं? इतने का हैं, इतनी लिमिट है, इससे ज्यादा। अगर आप सपोज दैट केजी को देखना चाहो, मैं कहता हूं कि आप एक्स टेबल बनाते हो तो 4x, इस 4x का मतलब है, x मतलब नंबर ऑफ टेबल और 4 मतलब एक टेबल पे 4 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है मैं जितनी टेबल बनाऊंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टेबल के केजी आ जाएंगे टोटल, प्लस 1 y क्या है? चेयर्स। अब ये टोटल केजी इकट्ठे हो जाएं तो कितने हो जाएंगे? लेस देन आर इक्वल टू 400, मतलब 400 से ज्यादा तो है ही नहीं। अगर मेरे पास इक्वल का निशान मैं क्यों नहीं लगा रहा? इक्वल का निशान इसलिए लगा रहा, हो सकता है हमारा थोड़े से केजी बच भी जाएं, ऐसा हो सकता है। अब अगर मैं आज की बात करूं, 2 घंटे एक टेबल के लिए और टेबल बना कितने रहे हो? x, प्लस 5 घंटे चेयर बनाने के लिए और चेयर बना कितनी रहे हो? y। टोटल अवेलेबल कितना है? इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट फंक्शन। जो आपके पास चीज मैक्सिमम अवेलेबल इतनी है ना, वो कंस्ट्रेंट होती है कि उससे ज्यादा ना हो। आगे चलते हैं। एक टेबल आपका बिकता है 1200 का, एक टेबल आपका बिकता है 1200 और एक चेयर बिकती है आपकी 700 की। अगर मैं इस 1200 और 700 की बात करूं, ये कंस्ट्रेंट फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है? सेल की बात हो रही है। और जाओ जरा, यहां पर मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं। प्रॉफिट भी ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट भी ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन भी ऑब्जेक्टिव, सेल या रेवेन्यू भी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो कंस्ट्रेंट फंक्शन होता है ना, उसकी कोई लिमिट बताई होती है, इतनी एक है। कंस्ट्रेंट फंक्शन के बारे में क्या बताया हुआ है? इतना एक है, वो लिमिट होती है, वो लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन बन रहा होता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, इसमें कोई दो ही अमाउंट्स होती हैं बस। एक्स की इतनी प्राइस है, y की इतनी प्राइस है। x का इतना प्रॉफिट है, y का इतना प्रॉफिट है। मैं सारा सवाल, पूरा सवाल इसमें करवा दूंगा, फिर अंग्रेजी सिखा दूंगा। अगर मैं कहता हूं इसी सवाल के अंदर, वो हमसे ये कह देता है कि मैं टेबल बेचता हूं तो मेरा उसका प्रॉफिट कितना है? टेबल का 1200। और चेयर बेचता हूं तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट या सेल। पता है, इस सेल से या प्रॉफिट से एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट होगा। मेरा मकसद का क्रिएट होगा कि इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैं यहां पर अगर ये प्रॉफिट है तो x का 1200 और y का, ये मैं एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी क्रिएट किया करूंगा। ये बाद में बताऊंगा जब जब सवाल करेंगे, अभी तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा हूं। इसको अभी छोड़ दे, 1200 700 को। वापस आए, आपके पास ये डाटा है 400x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 400 और 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 150। ये कैसे हमने बनाया, पता चल गया? yes. ऐसा प्रैक्टिकल हो सकता है? yes. अब आगे सुनते हैं। अब हम जो x की जगह 0 पुट करते हैं, y क्यों निकालते हैं? और y की जगह 0 पुट करके x क्यों निकालते हैं? जरा सुनिएगा। पहली इक्वेशन पकड़ी, इज इक्वल टू लिख दो या भी 400 लिख दो। वो कहता है x इज इक्वल टू 0,
इसका मतलब है कि अगर आप टेबल नहीं बनाते, सारी चेयर्स बनाते हो तो पता कितनी बन जाएंगी? 400 केजी है और हर केजी पे 1 केजी, सॉरी हर चेयर पे 1 केजी लग रहा है, तो आप कितनी चेयर्स बना सकते हो? 400। अगर आप टेबल ना बनाओ, टेबल बनाओ ही ना, तो 400 केजी से चेयर्स कितनी बनेगी? 400। ये पता है ना 1 केजी लग रहा है, चेयर के ऊपर कितने केजी लग रहा है? भूल गया लगता है। ये देखो, एक चेयर के ऊपर 1 केजी लग रहा है और आपके पास कितने केजी हैं? तो बताओ अगर टेबल नहीं बनाओगे तो कितनी चेयर्स बन जाएंगी? तो यही तो लिखा हुआ है, x की जगह 0, y 400। इसका मतलब है एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम टेबल बनाई ना, हम सारी क्या बना लें? चेयर्स। तो हमारे पास ये जो बन गया 0 400, ये बेसिकली ये है कि हम टेबल ना बनाएं तो हमारी कितनी चेयर्स बनेगी। और दूसरा हम क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चेयर ना बनाए तो टेबल कितनी बनेगी? x इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बन गया 100 और 0। जो केजी आपके पास अवेलेबल है ना, अभी बाद में हम ये भी देखेंगे चेयर कितनी बनेगी और टेबल कितनी बनेगी। अभी हमने क्या किया, अगर हम चेयर नहीं बनाते तो टेबल कितनी बनेगी, और टेबल नहीं बनाते तो ये हमारी बाउंड्री सेट कर है कि इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते। क्या 400 से ज्यादा चेयर्स बन सकती हैं? 100 से ज्यादा टेबल बन सकती है? वो एक लिमिट बना देगी, लाइन लगाते हैं ना जो हम, वो एक लिमिट अब आ जाएगी। अभी ये दिखाता भी हूं लिमिट, बल्कि साथ ही दिखा देता हूं कि भूल ही ना जाओ। ये देखें, एक साइड पर चेयर रखेंगे, यहां पर हमेशा एक्स रखते होते हैं, तो एक्स क्या है? चेयर या चेयर। यहां पर टेबल है मतलब एक्स है, यहां पर वाई, यहां पर चेयर आ जाए, ऐसा ही है। अब यहां पर 0 200 400 है, 0 400, इसका मतलब है यहां पर लिख लेते हैं कोई 400, यहां पर 100, यहां पर लिख लेते हैं 100, और ये एक लाइन लगाते हैं। इसका मतलब है इससे ऊपर कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसके अंदर रह के ना आप सपोज दैट यहां 50 चेयर्स 300 टेबल बना सकते हो, अब 200 टेबल 50 चेयर्स बना सकते हो। मतलब इस लाइन के अंदर ना सारी चीजें पॉसिबल है, और बाहर क्या आप 401 भी नहीं बना सकते, आप 101 भी नहीं बना सकते। ये वो हमें एक लिमिट बता देता है। जो प्रैक्टिकल लोग जाते हैं कहते हैं ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इसके नीचे रहकर हम क्या ऑप्शन क्रिएट करें? एक तो ये हो गया किसके लिए? मटेरियल के लिए। मटेरियल कितना पॉसिबल है और कितना पॉसिबल है। अब आ जाते हैं लेबर। ट्रू फॉल्स तो चेक कर ही लेते हैं, आपको 0 लेस देन इक्वल टू 400 ट्रू, और नीचे की तरफ रहना। अब आ जाते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या बनाई थी? 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 150। अब इतने घंटे अवेलेबल हैं, 2 घंटे लग रहे हैं टेबल बनाने के लिए और 5 घंटे लग रहे हैं चेयर। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, इसका मतलब क्या है? टेबल नहीं बना रहा, तो 150 घंटे में फिर चेयर कितनी बन जाएंगी? y इज इक्वल, ये बात समझ लग रही है? 30। लो जनाब, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, हमने पहले x से 0 पुट किया तो y कितना आया था? 400। 400 चेयर्स बन सकती हैं? नहीं, 400 चेयर्स बन सकती हैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 30 बन सकती हैं। इसका मतलब है 400 नहीं बन सकती हैं, हमारे पास लेबर ही नहीं बैठी। मैक्सिमम जो आपसे टेबल बन सकती हैं, ये चेयर्स बन सकती हैं, वो 30 से ज्यादा बन ही नहीं सकती, चाहे आपके पास 400 केजी की बनाओ, क्योंकि लेबर ही नहीं है। लेबर ही नहीं है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम अगर चेयर्स बन सकती हैं ना तो 30 ही है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, अभी बनाने लगे हैं। y इज इक्वल टू 0, 75 और टेबल वैसे 100 बन सकती है मटेरियल को देखें तो, लेकिन लेबर ही नहीं है, तो मटेरियल से चेयर्स बनाएगा कौन? सॉरी, लेबर है ही नहीं आपके पास। मैक्सिमम लेबर जो आपके पास अवेलेबल है वो कितनी चेयर्स बना सकते हैं? टेबल 75, लेकिन मटेरियल से कितनी बन सकती है? 100। अब इसके ऊपर जैसे ड्रॉ करेंगे ना, ये आपकी वैसे लिमिट लगा देगा। बताएं जनाब, अमाउंट कितनी आ गई?
30 नहीं, पहले 0 और 30 था। 30 यहां पर सपोज यहां लिख देते हैं इधर, और ये क्या था 75। 75 यहां लिख देते, वैसे क्रॉस हो जाता ज्यादा बेहतर था, अब क्रॉस हो नहीं रहा, ये बन गया। ऐसे ही है। अब हम शेड करेंगे, चलिए अब तो बन गया, तो ये हिस्सा शेड होगा। इसका मतलब है मैक्सिमम जो आपके पास x बन सकता है वो 30 है, और मैक्सिमम जो y बन सकता है वो 75 है। अगर ये ऐसे भी हो जाता ना ऐसे, तो फिर ये अमाउंट होती मैक्सिमम, क्योंकि इसका मतलब है लेबर से इतनी अमाउंट बन सकती है लेकिन मटेरियल उतना नहीं है। ये जो हम एक मैं आपको वैसे बना देता हूं, जब हम ये लिखते हैं ना, सपोज ये मेरे पास मटेरियल है, मटेरियल से ये 200 बन रही है और मटेरियल से ये चीज 150 बन रही है, राइट। एक लाइन हमारी ये आ जाती, ये आर्स की आ गई, सपोज ये आ गई 180 या 120 और ये आ गया 180, सपोज कर रहा हूं। अब जो ये चीज है, जब हम इसका शेडेड रीजन फाइंड करेंगे वो ये बनेगा। ये चीज 200 बन सकती है लेकिन दूसरी चीज की वजह से नहीं बन सकती, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो कितनी बन सकती है मैक्सिमम 120। ये लेबर से तो 180 बन सकती है लेकिन मटेरियल की वजह से 150। तो फिर मैक्सिमम जब हम शेडेड रीजन फाइंड करते हैं ये सारे आउट हो जाते हैं। फिजिबिलिटी क्या बन सकती है, इसका मतलब है आप 120 और 150 के अंदर रह के टेबल और चेयर्स बना सकते हैं, ये फिजिबल है आपका, इससे बाहर फिजिबिलिटी नहीं है। और हमें लीनियर प्रोग्रामिंग बताएगा कि जो आपकी फिजिबिलिटी है उसमें से बेस्ट क्या है। बाहर तो वैसे ही निकल गया ना, खत्म हो गया, जो फिजिबिलिटी होगी ना उसमें बेस्ट ऑप्शन बताएगा। अब इसमें मैं इसी सवाल में करवा देता हूं आपको, क्योंकि ये सवाल हमने ये शुरू किया हुआ है। अब इसमें हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। देखिए सवाल वही कर रहे हैं जो हम नॉर्मल करते हैं, लेकिन वो करते क्यों है वो मैं सिखा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब कॉर्नर पॉइंट्स में क्या बनेगा, एक ये वाला और एक इसमें बन ही दो रहे हैं क्योंकि एक रिडंडेंट है, बन ही दो रहे हैं। एक बन रहा है पॉइंट आपका 0 और दूसरा 75 और, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट या सेल आ सकती है ना वो इन दो तरह से आ सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो यह कहता है ऐसा करो कि 0 बना लो टेबल, तो x क्या था, टेबल ही था ना, 0 बना लो टेबल और सारी की सारी 30। हमने कहा चेयर तुम्हारी 400 बन सकती थी, वो कहता 400 तो बन सकती थी, तो लेबर तो थी नहीं आपके पास। या दूसरा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बताएगा कि 75 और 0, कहता है इसको जाओ अपने फंक्शन में पुट कर लो जहां पर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम नजर आए। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, ये जो हमने लिखा था ना 1200x प्लस 700y। आपने करना क्या है, अपने कॉर्नर पॉइंट्स उसमें पुट कर देंगे। कॉर्नर पॉइंट्स का क्या करना है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और वो जब पुट कर देंगे उसमें जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारा बेस्ट डिसीजन। अब क्या करेंगे, अगर हम बनाते हैं 0 30, इसका मतलब x 0 है, 700 इंटू 20। अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं तो हमारे टोटल सेल 2100 की है, 21,000। और दूसरा है 75 0, 1200 इंटू 75 प्लस, तो 1200 को 75 से मल्टीप्लाई किया 8000 84,000। चलो 840 अच्छा यही आ रहा जवाब। तो आप बताएं, आपने कहा 0 भी तो इसके अंदर प्लस माइनस भी करवा दिया। अच्छा अब बताएं आप कौन सी ऑप्शन अवेयर करोगे, 21,000 वाली या 90,000 वाली। आपका प्लानिंग क्या होगी कि आप कहोगे कि जनाब हमने
जो सारी की सारी है ना वो टेबल बनानी है, चेयर्स बनानी ही नहीं, तब ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है, वरना ऑल पॉसिबिलिटीज में से सबसे बेस्ट ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ भी करोगे ना आपका प्रॉफिट कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली हेल्प करता है। तो याद रखें कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव मिनिमम वाला होगा, बाकी सबका मैक्सिमम वाला होगा। ये तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया। अब हमने ये जो सब कुछ किया है, ये कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाया है, ये पेपर में जैसे मैं आपको समझाता रहा था वो ऐसे ही एक पैराग्राफ में देगा, और उस पैराग्राफ में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना अलग करेंगे, फिर अपने कंस्ट्रेंट फंक्शन अलग करेंगे, और फिर उन कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो एंड में यूज होगा ना, पहले बनाएंगे फिजिबल रीजन, वहां से फाइंड करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, वो कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। अगर वो ऑब्जेक्टिव कॉस्ट का है तो मिनिमम वाला आंसर होगा, और अगर वो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू का है तो मैक्सिमम वाला होगा। अब अगली बात और लास्ट बात, पेपर में किस तरह से सवाल आएगा, ये तो सारा एक्सपोजर था ना, पेपर में क्या सवाल आएगा। पेपर में ये सारी बातें होंगी ना अंग्रेजी में लिखी होंगी, और अंग्रेजी हमारा कौमी मसला है। एक बहुत ही सादा और सिंपल सा सवाल लिखने लगा, वो आप नोट कर लें, और उसी सवाल को मैं थोड़ा सा नरेट भी कर देता हूं। लिखें जरा, प्रोडक्ट P required 3 hours of machine A and 7 hours of machine B, while product Q required 5 hours of machine A and 2 hours of machine B. Total capacity of machine A is 2100 and hours, and machine B is 3000. That's profit from product P is rupees 400 and product Q is rupees 500. ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अब सबसे पहले आपने पहले लिख लो इसको, फिर ताकि बातें आपकी मिस ना हो जाए। ये काशिफ कल आया, ये तो प्लस वाला केस आपने बताया जहाँ हम माइनस करते हैं, तो स्पेशल केस है, उसमें क्या होता है? उसमें भी वो देखेंगे। चलें जी, पहले ये ओके लिख लिया सबने सवाल। अब सबसे पहला काम, इसके कई तरीके होते हैं, डायरेक्ट तरीका भी होता है, एक टेबल वाला तरीका भी होता है। सबसे पहले आपने जो पहला स्टेप होता है, वेरिएबल पहचानने होते हैं। डिफाइन वेरिएबल, वेरिएबल कहते किसे हैं? जो हम बना रहे हैं।
जिसके लिए सारा काम हो रहा है। देखिए यहां पर प्रोडक्ट पी क्यू इंपॉर्टेंट है, मशीन ए बी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ए पी क्यू या मशीन ए बी? प्रोडक्ट। देखिए जिसका ऑब्जेक्टिव होगा ना वही हमारा वेरिएबल होगा। ऑब्जेक्टिव किसका है? प्रोडक्ट पी का। और तो मशीन ए और बी किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए और प्रोडक्ट। तो वेरिएबल की पहली निशानी उसका सब के साथ लिंक होगा। पी क्यू का मशीन ए बी के साथ लिंक है और रेवेन्यू के साथ भी है। क्या मशीन ए बी का रेवेन्यू के साथ लिंक बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। अब इसको बनाने का तरीका सुन ले। सबसे पहले देखें कि इसके अंदर कंस्ट्रेंट क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। कंस्ट्रेंट क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है टोटल कैपेसिटी। कैपेसिटी का क्या मतलब है? कंस्ट्रेंट है या नहीं? कैपेसिटी का मतलब क्या है? लिमिट है। इसका मतलब है मशीन ए 2100 घंटे चल सकती है और मशीन बी 3000 घंटे की कैपेसिटी है। इसके साथ मैं लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाऊंगा या नहीं? मशीन ए कितनी मैक्सिमम चल सकती है? 2100। और मशीन बी कितनी चल सकती है? 3000। डन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन की पहचान बड़ी आसान होती है। प्रॉफिट होता है या कंट्रीब्यूशन होता है या इस तरह से। तो याद रखना, सवाल लिख लिया सबने? सवाल अपने सामने रखो। किसी का सवाल अगर कोई मिस है तो यहां से देख ले जी। अब इसका सवाल हल करने का तरीका, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपको वेरिएबल मिल जाए। आपने वेरिएबल लिख लेने हैं। इसके बारे में एक बात कंफर्म करें कि वेरिएबल आपके सिलेबस में 2 से ज्यादा है ही नहीं। एक्स और वाई आपके सिलेबस में इतने ही है, तो इसलिए पहचानना ज्यादा आसान होता है। अब दूसरी बात हो रही है मशीन ए की और मशीन बी की, और एक बात हो रही है प्रॉफिट की। अब मुझे बताएं आपके सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ें जरा। प्रोडक्ट पी रिक्वायर्ड 3 hours ऑफ डे और 7 hours ऑफ मशीन। जो मैंने लिखा है ये सही प्लेसिंग है। पी के 3 घंटे, ए के 7 घंटे, फिर क्यू के बाद बताओ 5 और 2 ऐसे ही बताया हुआ है। जिस फॉर्मेट में मर्जी बताया हो प्लेसिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। आगे बढ़े, कहते हैं मशीन ए की कैपेसिटी 2100 है। देखें सवाल आपके सामने है, अपना सवाल देखें। चलो मैं दिखा देता हूं। पी को 3 घंटे चाहिए मशीन ए के, 7 घंटे चाहिए मशीन बी। मैंने पहले ऊपर जो लिखना है ना वो वेरिएबल लिखने हैं हमेशा। मैंने यहां पर लिखा मशीन प्रोडक्ट पी को 3 घंटे किसके चाहिए और पी को ही 7 घंटे बी के, ये लिखे। फिर आगे लिखा हुआ क्यू को क्या क्या चाहिए, कहां पड़ा हुआ है। क्यू को चाहिए 5 घंटे ए के और 2 घंटे। ओके की बात। उससे आगे क्या लिखा हुआ है, मशीन की कैपेसिटी। मशीन की कैपेसिटी 2100 घंटे है ए की। तो मैं इसके ए के बिल्कुल सामने लिख सकता हूं लेस देन और इक्वल टू 2100। याद रखिए ऊपर वेरिएबल आएंगे, साइड पे फिर कंस्ट्रेंट फंक्शन आएंगे। ऊपर वेरिएबल लिखेंगे, साइड पे फिर क्या लिख देंगे, बी की कैपेसिटी कितनी है। मैंने बिल्कुल बी के सामने क्या लिख दिया, ओके। उसके बाद पी का प्रॉफिट कितना है, क्यू का प्रॉफिट कितना है, खत्म। अब हम इसको लिखने लगे हैं कि किस फॉर्मेट में लिखना है। क्या प्रॉफिट की कोई कंस्ट्रेंट होती है, अगर गिवन होती वो भी लिख देते, लेकिन कोई कंस्ट्रेंट नहीं। जिसकी लिमिट वगैरह बताई होगी वो लिखेंगे, जिसकी लिमिट नहीं होगी वो कंस्ट्रेंट फंक्शन ही नहीं होगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका, सबसे पहले प्रॉफिट लिखा करो। सबसे पहले 400 x प्लस 500 y। उसके बाद जरा पहला कंस्ट्रेंट देखिएगा, जरा मैं लिखने लगा हूं 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 2100। लिखने का तरीका भला क्या है, इस तरह से लिखना है जिधर कंस्ट्रेंट पड़ा हुआ है। नीचे की तरफ ना 3 + 7x ना लिख देना,
किस साइड पर लिखना होता है? जिस साइड पर कंस्ट्रेंट है, जहां पर आपका लेस देन 2100 पड़ा हो। दूसरा तरीका भी बताता हूं। अभी आ जाओ फिर 7x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, ये आपके कंस्ट्रेंट फंक्शन भी बन गए। पेपर में सवाल आ जाता है मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दिखाओ, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो कहेगा मुझे कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाकर दिखाओ, ये कंस्ट्रेंट फंक्शन। अगर आप पेपर में जवाब इतना लिख कर आओगे तो ठीक नहीं होगा। आपने एक और चीज भी साथ हमेशा लिखा करनी है, x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जवाब का हिस्सा है। x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जवाब का हिस्सा है। इसका मतलब है जो आप चीज बना रहे हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक्स वाई पॉजिटिव ना हो, किसी भी और क्वाड्रेंट में हो, तो नेगेटिव भी फिर हो सकती है। अब इससे आगे सवाल कैसे हल करना है, पहले ये बनाना सीखना है। जब ये बनाना आ जाएगा फिर आगे क्या करेंगे, इसका पहले बनाएंगे फिजिबल रीजन, उसके फाइंड करेंगे कॉर्नर पॉइंट, वो पुट कर देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमम वाला आंसर, और कॉस्ट है तो डन। ये मेन हमारा टारगेट है अगले 2-3 दिन, जितने भी हमने पढ़ने, 2 दिन तो लगाएंगे इसको, ठीक है। अब आपने जो घर से क्वेश्चन करने हैं ना, वो अभी इन फंक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, अंग्रेजी से फंक्शन बनाना। कल वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, तुक्का नहीं मारना, अगर किसी सवाल को तुक्का मार के हल किया है ना, तो वो आपने डिस्कस करना है। मिला था। एक क्वेश्चन नंबर आपने 7, क्वेश्चन नंबर 8, नाइन से शुरू करना सवाल, फिर आपके जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। 10, 13, 16 और 17, कितने हो गए? अच्छा, इसमें हल करने वाले नहीं है, ये सारे ना बनाने वाले हैं। 7 हैं, चलो 3 और भी लिख लो। 18, 19, 20 तो पहले हो गया था, 21 भी हो गया। ये पता चला डज नॉट सेटिस्फाई और सेटिस्फाई। यस। वो ट्रू हो तो सेटिस्फाई और फॉल्स हो तो नॉट सेटिस्फाई। और ये 22 तक हो गया। चलो 11 कर लो।